वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुजीत मिश्रा समसामयिक घटना चक्र के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी एक सेशन लेके हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आपके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा। और इस क्रम में आज का जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, इस पर ज़रा आप फोकस करें। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, आप इसे पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं और बाद में मेरे आंसर से इसको मैच भी कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। जैसा कि रोज़ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप देखते हैं कि एक ही सेंटेंस को 4 सेगमेंट यानी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपसे उम्मीद केवल ये की जा रही है कि जिस पार्ट में गलती है, ग्रामेटिकल गलती है, वही पार्ट आपका आंसर है। सेंटेंस ये लिखा हुआ है और आपको देखना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो देखिए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल गर्ल शी फॉट द बुल ब्रेवली। अब इसका हिंदी अर्थ तो ये है कि एक छोटी लड़की होने के बावजूद भी उसने बुल मतलब होता है सांड, ठीक है ना, से लड़ाई कर लिया, उसने फाइटिंग कर ली। लेकिन अब यहाँ ग्रामेटिकल एरर पार्ट ए में है, यहाँ पे इस जगह पे कौन सा पार्ट है, ये वाला। और ये पार्ट कहाँ लिखा हुआ है, ये पार्ट लिखा हुआ है डी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। अब गलती क्या है जरा ये भी देखते हैं। डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है और डिस्पाइट के साथ कभी भी दूसरा प्रेपोजिशन ऑफ जैसी चीज़ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे एक जानकारी मैं और दे दूँ, एक प्रेपोजिशन और है इंस्पाइट, वो उसका अर्थ भी सेम डिस्पाइट जैसा ही है, लेकिन ये अपने साथ ऑफ लेगा, लेकिन डिस्पाइट अपने साथ कोई अलग से कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। तो ये गलती है इस पार्ट में और ये पार्ट यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन डी में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है और लिखा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो सबसे सुटेबल, एप्रोप्रिएट, सबसे उपयुक्त उत्तर है, शब्द है, उसी से आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। इसको फिल करने का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी खाली स्थानों को फिलअप करना हो, आप सबसे पहला काम ये किया करिए कि पूरे सेंटेंस को पढ़कर एक रफ आइडिया डेवलप किया करिए कि ये कौन से शब्द की डिमांड कर रहा है। जैसे द पिक्चर्स, द पोस्चर्स विच यू हैव टू अज्यूम, ये तस्वीरें ही आपको बताती हैं कि कौन सा पोस्चर आपको क्या करना है, लेना है। तो पिक्चर क्या करती हैं, बताती हैं, तो बताने के लिए कौन सा शब्द आएगा। अब डिक्लाइन का मतलब होता है झुका हुआ, ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं। डेसिफर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी कोड को डिकोड कर लेता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। डिकोड शब्द, अब तस्वीर तो डिकोड करेगी नहीं ना, तो तस्वीरें हमें क्या कर सकती हैं, डिपिक्ट कर सकती हैं, बता सकती हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि ये सुटेबल ऑप्शन से फिल करिए आप इस खाली स्थान को। कह रहा है ऑफ माइस एंड मैन इज अ वेल नोन बाय जॉन स्टीनबेक। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता है, जैसे ये जो लिखा हुआ है और लास्ट में लिखा हुआ है बाय जॉन स्टीनबेक, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, और इस तरह से लिखा जाने का मतलब है कि ये और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसका मतलब संभव है कि ये एक बुक हो सकता है, ये एक किताब हो सकता है। तो ये एक किताब हो सकता है और है ही, क्योंकि ये यहाँ पे जॉन स्टीनबेक लिखा हुआ है। तो ऑफ माइस एंड मैन इज अ वेल नोन, मतलब बहु चर्चित, सबकी जानकारी में है, प्रचलित। क्या है ये, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे नोवेला। नोवेला का मतलब होता है लघु उपन्यास। क्या होता है, शॉर्ट नॉवेल जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नोवेला। एक होता है नॉवेल, सामान्य नॉवेल, ठीक है ना। एक होता है नोवेला। नोवेला मतलब होता है लघु उपन्यास या
ब्रीफ नॉवल या शॉर्ट नॉवल जो लिखे जाते हैं उनको हम नॉवेला बोलते हैं, ठीक है ना। मेमोरेंडम, जिसे हम लोग हिंदी में ज्ञापन कह सकते हैं। सर्कुलर, एक तरह की नोटिस होती है। पैम्फलेट, आप देखते हैं कोचिंग वाले भी अपने बैच को अनाउंस करते हैं तो एक पैम्फलेट छपवाते हैं, तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा नॉवेला, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो गया कि आपको एक पूरे वाक्यांश के लिए, फ्रेज के लिए या एक पूरे सेंटेंस के लिए क्या करना है, एक वर्ड चुनना है। ब्राइटन विथ लाइट, लाइट प्रकाश की जो चमक है उसके लिए क्या वर्ड आएगा। इलस्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एज एन एग्जाम्पल समझाना। सेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मनाना, जैसे अभी आपने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, आगे रिपब्लिक डे आ रहा है 26 जनवरी, उससे भी आप करेंगे। टर्मिनेट मतलब होता है किसी को किसी पोस्ट से हटा देना। बचता है एक वर्ड, इल्यूमिनेट, तो करेक्ट ऑप्शन है इल्यूमिनेट। ब्राइटन विथ लाइट का मतलब है प्रकाश की जो चमक होती है उसको हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेट, प्रकाशित होना, प्रज्वलित होना, ठीक है ना। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इल्यूमिनेट। और एक बात आप समझ लीजिए, मान ले कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, लेकिन बाकी तीन को हटा कर, जिसे हटाना माने एलिमिनेट कर करके आप अपने करेक्ट ऑप्शन पे भी पहुंच सकते हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। फिर से एक ऐसा सेंटेंस आपके सामने है जो 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और आपसे उम्मीद की जाती है कि उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करिए जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। अगर आपको लगता है, इफ़ यू थिंक देयर इज़ नो एरर इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यू हैव टू आंसर नो एरर। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन दिया ही नहीं है, यानी एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है, वो ये है बेटा कि इसमें ऑप्शन दिया ही हुआ है कि गलती है ही किसी न किसी पार्ट में। ओके, आते हैं। द टोर्नाडोज ऑन द ईस्ट कोस्ट गिव्स राइज टू सुनामी। सुनामीज एक समुद्री तूफान है या समुद्री भूकंप भी कहते हैं इसे। 2004 के आसपास भारत में सुनामी आया था, याद होगा आपको। आते हैं, देखते हैं, मैं हो सकता है डेट रॉन्ग हो, लेकिन सुनामी से हम सभी अवगत हैं। तो देखिए यहाँ गलती कहाँ है, गलती है गिव्स राइज इसमें। अब आप कहेंगे सर गलती है क्या? गलती ये है कि गिव्स राइज की जगह ये जो गिव्स लिखा हुआ है मेन वर्ब, इसकी जगह ये वर्ब प्लूरल में आएगी। याद रखना बेटा, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब में एस लगने का मतलब है कि वर्ब सिंगुलर बन गई। गिव्स, प्लेज, गोज, रीड्स, राइट्स सब सिंगुलर वर्ब हैं। इनमें से एस या एस हटाओगे तो ये क्या बनती हैं? प्लूरल वर्ब बनती है। जैसे ये गिव है ना, ये प्लूरल वर्ब बन गया। प्ले, गो, रीड, राइट। यहीं पे एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो ये कि नाउन में अगर आप यही काम करेंगे, एस या एस ऐड कर देंगे, तो ये नाउन क्या होगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यही काम जब आप किसी वर्ब के साथ करते हैं, मेन वर्ब के साथ करते हैं, तो ये मेन वर्ब क्या बन जाता है? ये मेन वर्ब आपका सिंगुलर मेन वर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या? गिव, प्लूरल वर्ब। क्यों चाहिए भैया? ग्रामर का एक रूल कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट जैसा है वर्ब भी वैसा ही होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करना चाहिए, ठीक। तो अब जरा देख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर आप सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, टॉर्नाडोज एक प्रकार के तूफान हैं, ठीक है ना, ये प्लूरल है। अगर टॉर्नाडोज प्लूरल हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ वर्ब भी हमको क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए, ताकि
ये जो वर्ब है अपने सब्जेक्ट के साथ तालमेल बना सके, एग्री कर सके, ठीक है ना। टॉर्नेडोज ऑन द ईस्ट कोस्ट, जो पूर्ववर्ती तट हैं उस पर आने वाले जो समुद्री तूफान हैं, गिव राइज टू सुनामी, वो क्या करते हैं, सुनामी को आने का मौका देते हैं, ठीक है ना। तो गिव राइज, वो सुनामी उसकी की वजह से आता है। तो ये पार्ट किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। तो आपको बस ये बताना है कि किस पार्ट में एरर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है ना बेटा, कह रहा है कि इसमें अंडरलाइन वाले पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि है, पूरे सेंटेंस में नहीं, केवल इस अंडरलाइन पार्ट में, तो उसे किस चीज़ से इम्प्रूवमेंट करेंगे, यानी सुधार करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसा लिखा है वैसा सही है, तो आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यानी सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या गलती है। लिखा है साइड बाय साइड फ्रूट्स, राधा सेल्स फ्रेश फ्लावर्स इन द मार्केट। ओके, यहाँ पे गलती ये है कि साइड बाय साइड जो वर्ड है ये ग्रामेटिकली अनफिट है। अगर हम इसकी जगह ये रख दें, बिसाइड्स वर्ड रख दें, बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे या के बावजूद, इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब अगर हम बिसाइड्स ले लेते हैं तो अर्थ निकलेगा बिसाइड्स फ्रूट्स, फ्रूट्स के अलावा राधा फ्रेश फ्लावर्स, ताजे फूलों को भी बेचती है, ठीक है ना। या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रूट्स के साथ साथ राधा ताजे फूलों को भी बेचती है। तो आप इसका अर्थ ये लगा सकते हैं, और यही है भी, ये सब परफेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली ये फिट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बिसाइड्स। और ध्यान दीजिएगा बिसाइड्स क्या है, एक प्रेपोजिशन है बेटा। क्या है, प्रेपोजिशन है। जैसे मैं मान लीजिए ऐसे आपसे कहूँ, ठीक है ना, मैंने कहा आपको हिंदी के अतिरिक्त इंग्लिश और फ्रेंच भी आती है, या आती है मतलब यू कैन स्पीक। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यू कैन स्पीक फ्रेंच एंड इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको इम्प्रूव करने के लिए बिसाइड्स सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन इडियम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। फिर से एक बार आ गया कि ये देखिए, आपको एक इडियम दिया है। इडियम एक मुहावरा होता है जिसमें उसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन प्रैक्टिकल मीनिंग कुछ और होता है। देखिए, द मैनेजर मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू हेल्प द फैक्ट्री वर्कर्स हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स। बेटा मैं बार बार कहता हूँ, अगर मुहावरों को यूं ही लिख के दे दिया जाता, केवल इतना पार्ट लिख के दे दिया जाता, तब आपकी मजबूरी हो जाती कि अगर आपको याद है तो आप लिख कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा आपसे गलती की संभावनाएं हैं। लेकिन जैसे ही अगर उस मुहावरे का इस्तेमाल करके सेंटेंस में दे देता है, प्रयोग करके सेंटेंस में दे देता है, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो 50% कम हो जाता है। वो ये ऐसे कि आप बाकी सीन को समझ के सेंटेंस में एक आइडिया डेवलप कर सकते हो। मैं ये बात बार बार कहता हूँ। जैसे द मैनेजर, अब मान लो हमको ये नहीं पता है कि ये क्या मीनिंग है, ठीक है ना, इस मुहावरे का यहाँ से यहाँ तक का क्या मीनिंग है हमें नहीं मालूम, ठीक। आगे देखते हैं। द मैनेजर मूव्ड हेवन एंड अर्थ, चलो, टू हेल्प, कह रहा है कि मैनेजर हेल्प द फैक्ट्री, फैक्ट्री की हेल्प करने की बात हो रही है। किसके, फैक्ट्री वर्कर्स की हेल्प करने की बात हो रही है, जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी हैं, जिनकी नौकरी छूट गई है। अब मैनेजर हेल्प करने की बात कर रहा है, तो कौन सा, अब
गुड एडवाइस तो देगा नहीं छोड़ने वालों को कि भैया आप नौकरी छोड़ दिए हो तो अच्छा किए हो। हाँ, वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। अब मैनेजर जब कह रहा है कि वो इन लोगों की हेल्प करने की बात कर रहा है तो उसमें वेस्ट ऑफ टाइम तो आएगा नहीं। डिड एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी उस मैनेजर से संभव हो सकता था वो सब कुछ उसने किया, और ये ज़्यादा अच्छी तरह से सूट कर रहा है यहाँ पे। मैनेजर ने हर संभव वो काम किया जो फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए हेल्पफुल था। तो जो भी संभव था, एवरीथिंग, जो कुछ भी पॉसिबल था वो सब उसने किया। ठीक है ना, आगे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक बार फिर से मुहावरा दे दिया, और इस बार आपको सेंटेंस में यूज करके नहीं दिया है, आपको किस में दिया है, ये देखिए पूरा का पूरा सीधे लिख दिया गया है और आपसे पूछ रहा है ये डायरेक्ट मीनिंग इसका क्या हो सकता है। तो देखिए, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का क्या मतलब होता है? सॉरोफुली, अनएक्सपेक्टेडली, फ्रॉम द स्काई, विदाउट यूनिफॉर्म। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन है अनएक्सपेक्टेडली। करेक्ट ऑप्शन है अनएक्सपेक्टेडली, जिसको आप लोग सडनली भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ होती है अप्रत्याशित रूप से, जिसकी कोई आशा न हो और वो घटित हो जाए, तो वो क्या है? आउट ऑफ द ब्लू है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको देखिए, आप जब भी याद करिए ना, उसको आप खुद सेंटेंस बना के लिखने की कोशिश करेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। ध्यान देना बेटा, एंटोनिम विलोम शब्द, उल्टा, अपोजिट पूछ रहा है। इम्पेल। इम्पेल का मतलब होता है आपको पुश करना, धकेलना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। तो इंस्पायर, इसका तो पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये हमको नहीं चाहिए पर्यायवाची। प्रॉम्प्ट, तीव्र या तेज, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। ओब्लाइज के दो अर्थ होते हैं, या तो आपको क्या करेगा, बांधेगा, कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए भी हम ओब्लाइज यूज करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, रेप्रेस का मतलब होता है दबाना। ठीक है ना, यहाँ पे एक वर्ड है इम्पेल। इम्पेल का अर्थ होता है प्रेरित करना, मोटिवेट करना, और रिप्रेस का अर्थ होता है उस चीज़ को क्या कर लेना, दबा लेना। ठीक है ना, इस तरह से। आगे, नो वन आर रिक्वायर्ड टू लाइन अप इन द। अब देखिए, कह रहा है कि इस अंडरलाइन पार्ट में क्या कोई गलती है? अगर गलती है तो आपको बताना है कि इसकी जगह क्या आ सकता है। अगर आपको लगता है कि गलती नहीं है, हालांकि इसमें ऐसा कहीं लिखा है, तो आपको ये लिखना है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी जैसा है वैसा ही सही है। तो यहाँ पे गलती है। बेटा एक चीज़ जानिए, नो वन का मतलब होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, और ये जब भी आएगा ये अपने साथ जो वर्ब लेगा वो वर्ब सिंगुलर लेगा, और सिंगुलर वर्ब के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था नियमानुसार? आर, सॉरी इज। आर तो ऑलरेडी है, तो नो वन इज रिक्वायर्ड हमारा सही ऑप्शन होना। अगर इस जो लिखा है इसकी जगह ये वाला ऑप्शन आ जाए तो वो सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द या वाक्य के लिए एक शब्द, पूरा एक वाक्य लिखा हुआ है। अ व्हीकल यूज्ड टू कैरी डेड बॉडी। कह रहा है आपने वो वाहन देखा होगा, वो गाड़ी देखी होगी जो शव, लाशों को ढोने के काम में आती है, जो लाशों को लेके यहाँ से वहाँ जाती है। तो
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, उसको बोला जाता है हर्स। इसका सही ऑप्शन है हर्स। एक ऐसी गाड़ी जो लाशों को ढोने का, कैरी करने का काम करती है। किसको कैरी करने का काम करती है? डेड बॉडी। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हर्स। ठीक है ना? टॉम्ब, टॉम्ब का अर्थ होता है, आप यूज कर सकते हैं इसको, कब्र बोल सकते हैं, मकबरा बोल सकते हैं। ठीक है ना? कॉफिन, ताबूत जिसे हम बोलते हैं, शव पेटिका भी बोल सकते हैं। ग्रेव वर्ड यूज करते हैं आप। ग्रेव का दो अर्थ होता है, एक कब्र होता है और एक गंभीर भी होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो वर्ड हमको चाहिए वो है क्या? हर्स, ऑप्शन ए। आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इस बार आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड। क्या होता है? सेम मीनिंग वाले वर्ड, जो सेम मीनिंग है। अरोमा, अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। अरोमा का मतलब होता है खुशबू, सुगंध। ठीक? तो खुशबू बोलो चाहे सुगंध बोलो, उसके लिए वर्ड आएगा फ्रेग्रेंस, जिसका अर्थ होता है खुशबू या सुगंध। ठीक है ना? जैसे बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं, ऐसे जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनकी बड़ी शानदार खुशबू होती है, तो उनको हम एरोमा बोल सकते हैं या फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं। ठीक है ना? और फ्रेग्रेंस के अलावा और क्या हो सकता है? फ्रेग्रेंस के अलावा हो सकता है सेंट, स्मेल, ये सब सेम अर्थ वाले वर्ड हैं। ठीक है ना? तो पर्यायवाची सिनोनिम आपका क्या होगा? एरोमा का फ्रेग्रेंस होगा। आगे एक बार फिर से आ गया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति कोई भी टू कंटिन्यू फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिज्म, इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? जब बात ऐसी आती है कि आप लगातार कंटिन्यूअस फ्लो, बौछार किया जाए क्वेश्चनों का, आलोचनाओं का, सूचनाओं का, जैसे आपके ऊपर फटाफट 500 लोग बैठे हैं और लगातार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आलोचना कर रहे हैं, तो बिना रुके एक पर एक क्वेश्चन की फायरिंग जो होती है उसे हम बोलते हैं बॉम्बार्ड। करेक्ट ऑप्शन है क्या? बॉम्बार्ड। बॉम्बार्ड का मतलब एक तो होता है, जैसे हम लोग ने बोला बमबारी, जहाँ पे लगातार बम फेंके जाए, और एक बॉम्बार्ड का अर्थ ये भी होता है कि आप पर लगातार प्रश्नों की बौछार। इसका शाब्दिक अर्थ एक्चुअल में होता है बौछार। अब वो चाहे बमों की बौछार हो, चाहे वो किसकी बौछार हो, वो बौछार हो प्रश्नों का, आलोचनाओं का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बॉम्बार्ड। तो याद रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ है बौछार। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली, इनकरेक्टली का मतलब होता है जो ग्रामेटिकल स्पेलिंग जिनकी क्या हो, गलत हो। तो स्पेलिंग गलत किसकी है, जरा सा हम लोग चेक करते हैं। चैरिटी, जिसका अर्थ होता है दान, ये सही लिखा हुआ है, ये होना चाहिए। यहाँ पे ओवरऑल, ये भी सही लिखा हुआ है, इसकी भी स्पेलिंग सही है। अफर्म में आते हैं, अफर्म, ये भी स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। यानी एक बचा तो हो सकता है कि इसी की गलती हो, लेकिन ये शब्द में सकता है हटा के क्लियर करना होगा। जी हाँ, गलती अगर है तो इसी वर्ड में है, तो आपका ये वर्ड ग्रामेटिक स्पेलिंग के बिहाफ से ये गलत लिखा हुआ है। इसका करेक्ट वर्ड है ये, इसका करेक्ट स्पेलिंग है HITCH, हिच। ठीक है ना? यहाँ देखिए आपको डबल टी लगा के इसने दे दिया है, जबकि होना क्या चाहिए? सिंगल टी। ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन आया है कि गलती कहाँ है, सेंटेंस के किस हिस्से में गलती है, तो इसको आप देख लीजिए।
लास्ट नाइट क्रिसमस पार्टी वॉज फन, आई विश यू वुड कम। तो गलती है इस पार्ट में, और ये पार्ट लिखा हुआ है यू वुड कम ए में, तो गलती क्या मानी जाएगी, ए में मानी जाएगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई गलती है क्या, तो गलती आप कहाँ दिखाएंगे। देखो एक रूल जानो, अगर मेन वर्ब विश आएगा, ठीक है ना, तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा पास्ट में। किस में आएगा, पास्ट में आएगा। तो वुड कम की जगह होना चाहिए था किस में, यू हैड कम। ठीक, तो इस विश कभी भी लगा रहे पहले क्लॉज में, तो दूसरे क्लॉज में हमेशा सेंटेंस बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यू हैड कम। तो आई विश यू हैड कम। क्लियर हुआ, आप आए होते। क्लियर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से सेंटेंस आ गया आपका क्लोज्ड। मैं बार बार कहता हूँ इस तरह के प्रश्नों को क्या किया जाता है, क्लोज टेस्ट बोला जाता है। और इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ के तमाम ब्लैंक्स को भरने के लिए आपको हर जगह, जैसे ब्लैंक नंबर 1 है, इसमें 4 वर्ड्स दिए हैं, इसी तरह ब्लैंक नंबर 2 को फिल करने के लिए 4 वर्ड्स गिवन है। तो आपको क्या करना है ना, आपको केवल इतना काम करना है कि सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जहाँ पॉसिबल वर्ड्स रिक्वायर्ड है उन्हीं पॉसिबल वर्ड्स को यहाँ पे फिल करना है। लेकिन एक बात याद रखना है, आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ पहले ऑप्शन पे फोकस्ड होंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है, कह रहा है कि ब्लैंक नंबर 1 को फिल करने के लिए आपको इन चारों वर्ड्स पे फोकस करना है। हाईएस्ट, मैक्सिमम, अपर मोस्ट, लॉन्गेस्ट। अब आप जरा सा सेंटेंस आइए पढ़िए। इसका एक फॉर्मूला, एक ट्रिकी अप्रोच आपको ये जानना है कि ऑप्शन फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड। तो ये आपको दिमाग में लेके चलना है कि पहले ऑप्शन पे फिगर आउट करना है और फिर उसके बाद सेंटेंस को। ठीक, अब जरा पढ़ते हैं और भरने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ठीक है ना। देखिए, जब भी क्वेश्चन दे पर सॉल्व करने से पहले आप एक बार पैसेज को पूरा पढ़ लेंगे, एक रफ आइडिया आपको मिलेगा। आप कंप्लीट आइडिया तो नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि जब वर्ड्स मिसिंग हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक रफ आइडिया जरूर आपको मिल जाएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो ज़रा सा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट, अ पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंज, इज एट अ हाइएस्ट ऑफ 8850 meters above sea level and is considered the, देखिए यहाँ ब्लैंक आ गया है, माना जाता है कि point on earth। ठीक है। while it is called Komolangma और mother goddess of the land dash the Tibetans मतलब तिब्बतियों के द्वारा। ठीक। The people of Nepal call it Sagarmatha, नेपाल के लोग इसे सागरमाथा बोलते हैं। ब्रिटिश नेम द माउंटेन, ब्रिटिश ने इस माउंटेन का नाम रखा था, एक व्यक्ति हुआ करते थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था। ठीक है ना। 19th सेंचुरी ब्रिटिश सर्वेयर ऑफ साउथ एशिया, ये कौन थे, ब्रिटिश सर्वेयर थे साउथ एशिया के, उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा था। ठीक, आगे। द एवरेस्ट इज बिलीव टू बी over 60 billion years of old, although the first dash to climb Mountain Everest was made in 1921। पहली बार 1921 में इस माउंटेन पर चढ़ने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। आगे आते हैं। इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है ना। आगे। इट वॉज ऑन 29 मई 1953 दैट Edmund Hillary and Tenzing Norgay became the first man to dash summit of this mountain।
अब ये कह रहा है कि पहली बार 1953 में दो व्यक्ति हैं, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे। अगर आपसे जीके में भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लेते हो, तो कौन है वो व्यक्ति? चलिए आप फिल करते हैं। क्वेश्चन है ब्लैंक नंबर 1 को फिल करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस बात को हम इस तरह से। माउंट एवरेस्ट, अ पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंज, इज एट हाईएस्ट 8,850 meters above sea level and is considered to be कह रहा है कि ये माना जाता है, क्या माना जाएगा? हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ क्या आना चाहिए? हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, पूरे धरती पर यह सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाली स्थान नंबर 2 को भरने के लिए आपके पास ये वर्ड दिए हुए हैं, विथ, फॉर, बाय, ऑन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया था? हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। आगे देखिए, वाइल इट इज कॉल्ड कोमोलंगमा, इसको हम लोग क्या मतलब कोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है तिब्बती भाषा में मदर गॉडेस ऑफ द लैंड, यानी धरती की माँ, धरती की देवी माँ कहा जाता है। किनके द्वारा? तिब्बतियों के द्वारा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा? बाय। किसके द्वारा ये शब्द का कहा गया है? तिब्बतियों के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। आगे द नेपाल आते हैं, देखते हैं तीसरे में क्या भरना है। द पीपल ऑफ नेपाल कॉल इट सागरमाथा, नेपाल के लोग इसे क्या बोलते हैं? सागरमाथा कहते हैं। आगे द ब्रिटिश नेम्ड द माउंटेन, यहाँ पे ऑप्शन है ओवर, फ्रॉम, अबाउट, आफ्टर। तो यहाँ पे जो सबसे सुटेबल वर्ड आ रहा है वो आ रहा है आफ्टर। मैं आपको एक बात बता दूं, एक फ्रेजल वर्ब है नेम आफ्टर। नेम आफ्टर का मतलब होता है किसी के नाम पे नामकरण करना। जैसे उनके नाम पर नामकरण कर दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। तो यहाँ पे इस माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे? 19वीं सदी में ब्रिटिश के पर्यवेक्षक थे, सर्वेयर थे साउथ एशिया के। ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया। द एवरेस्ट इज बिलीव टू बी, माना जाता है कि ये जो एवरेस्ट है ओवर 60 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 60 करोड़ वर्ष पहले का है ये। हालांकि ऑल्दो द फर्स्ट, अब फर्स्ट के बाद चौथा ऑप्शन में क्या भरेंगे हम लोग जरा देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन में है पहला टेस्ट। अब आप सोचिए, टेस्ट तो होगा नहीं भाई, माउंटेन का टेस्ट थोड़ी होगा। ट्रायल, अटेम्प्ट, स्ट्रगल। अब स्ट्रगल तो सही शब्द नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर अच्छा सा शब्द है। तो इसका जो पहला प्रयास था, अटेम्प्ट था चढ़ने का, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का जो पहला अटेम्प्ट था, ये कब लिया गया था? 1921 में, 1921 में। इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी आगे बढ़ रहा है। आगे इट वॉज ऑन 29 मई 1953, 29 मई 1953 को दैट एडमंड हिलेरी, एक व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, बिकेम द फर्स्ट, पहले व्यक्ति हुए जो क्या किए? देखिए, पहले व्यक्ति हुए। अब एंटर करने का, तो माउंटेन पे एंटर तो किया नहीं जाता है। रियलाइज करने का, अब माउंटेन को क्या रियलाइज करेंगे भाई? गेन करने का, प्राप्त करने का या लाभ लेने का। तो माउंटेन से लाभ क्या है? यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर बता रहा है कि पहले व्यक्ति हुए जो माउंटेन के समिट, समिट मतलब चोटी पर रीच हुए। क्या हुए? रीच हुए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? रीच। ठीक है ना। इसी के साथ
आज का हमारा ये सेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको हम लोग रोज कराते हैं, ये कहीं ना कहीं से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरीके से जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम आपके लिए लेके आते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होगा। आप रेगुलर इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।